वेलकम एवरीवन, वेलकम टू मिलेनियम एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है मिलेनियम एजुकेशन में। कैसे हैं आप सब? आज आप सभी के लिए WBCS डेमो क्लास का डे 2 शूट किया जा रहा है, जिसमें आप लोगों के लिए आज पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री से रिलेटेड एक ऐसा टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है जो आपके एग्जाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और एक बहुत ही बड़ी किताब जिसका नाम सिविल सर्विस के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसका सबसे पहला चैप्टर, लक्ष्मीकांत का सबसे पहला चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसका एक कंसाइज नोट्स थ्रू आवर वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिश एक्सपेंशन के जो एक्ट्स वगैरह बनाए गए और ये पूरे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो चैप्टर है उसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, या फिर आपके लिए कितना पढ़ना और क्या क्या जानना इम्पॉर्टेंट है। सो अगर आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए क्यूरियस हैं तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर बनता है और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। पहले मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से ब्रिटिश एक्सपेंशन का ईच एंड एवरीथिंग किस तरीके से रूल किया गया और किस तरीके से क्राउन रूल तक से होकर हमारा टोटल जो है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया गया, ये पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसी चैप्टर से रिलेटेड है। तो हम उस चैप्टर को कंप्लीटली पढ़ेंगे, इसको पार्ट वाइज में देखते हैं और अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। और ये आप समझते चलें कि ब्रिटिश हो या फिर अदर यूरोपियन कंट्रीज के जो भी ट्रेडर्स वो इंडिया में क्यों आए। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही होता है कि वाई जो यूरोप का एडवेंट हुआ वो हुआ क्यों। सो पहले ये मैं आपको बता दूं कि रूट जो है इंडिया का रूट वो कब से सारे लोगों के लिए ओपन हो गया। वो आपको पता होगा कि सबसे पहले वास्को डी गामा जब इंडिया आए, वास्को डी गामा इंडिया आए थे 20 मई 1498 को। और उसके बाद से ये जो रूट है इंडिया का सबको पता चल गया, और पोर्तुगीज ही पहले थे जिन्होंने इंडिया में सबसे पहले कदम रखा। सो उनका यहाँ आना वजह सिर्फ ये था कि ये आप जान चले कि इस पीरियड के टाइम में यूरोप में जो है वो स्पाइसेस का यूज होता था मीट को प्रिजर्व करने के लिए। स्पाइसेस का यूज होता था मीट को प्रिजर्व करने के लिए, और स्पाइसेस का ट्रेड जो है इंडिया के साथ पॉसिबल था और इंडिया तक कभी कोई नहीं पहुंचा था, इसलिए ये लोग इंडिया आना शुरू किए। इसी तरीके से ब्रिटिश ने भी इसी वजह से इन ऑर्डर टू ट्रेड इन स्पाइसेस और सीकिंग स्पाइसेस दे केम टू इंडिया। और इनका एक कंपनी इंडिया आता है 1600 ईस्वी में, और 1600 ईस्वी में इंडिया नहीं आता, 1600 ईस्वी में इसका जो कंपनी है वो स्टैब्लिश होता है। तो पहले देखते हैं कि वो स्टैब्लिश हुआ क्यों। मैं थोड़ा हिस्ट्री और पोल साइंस मिक्सअप करके ही बताऊंगा ताकि ये इंटरेस्टिंग आपको लगे। पहले मैं बता दूं कि 1600 ये एक ईयर है जिसके 30 दिसंबर को बनता है एक चार्टर जिसके थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट मोनोपोली राइट देती है ट्रेड करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ये चार्टर किसने पास किया? ये चार्टर पास किया था क्वीन एलिजाबेथ वन ने। क्वीन एलिजाबेथ वन ने ब्रिटिश ट्रेडर्स को ये मोनोपोली राइट्स दिया कि वो साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया में जाकर के अपना ट्रेड करें। तो पहले मैं ये आपको जानना भी जरूरी है कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये कब बनती है। सो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये एग्जैक्टली जो है दो लोगों ने मिलकर इसका स्टॉक जो है टोटली इसको बनाया, और इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था जॉन वाट्स एंड जॉर्ज वाइट। ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये आप जान के रखें कि ब्रिटिश जॉइंट स्टॉक्स या जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं ये किसने बनाया? जॉन वाट्स एंड जॉर्ज वाइट ने। आपको ये जान के हैरानी होगी कि डच जो है, डच
जो ट्रेडर्स आए थे इंडिया में, उनका एक लिस्टेड कंपनी था, ठीक है, दुनिया की सबसे पहली, या आप जान के रखिए, एक लिस्टेड कंपनी थी, लिस्टेड स्टॉक कंपनी। और इनका जो स्टॉक था, इनका जो कैपिटल था, वो डच से 1/10 था, मतलब 1/10 भी नहीं था। 1/10 स्टॉक के साथ ये कंपनी इंडिया आती है और ट्रेड करने की नीयत से आती है, और स्पाइसेस के ट्रेड की नीयत से आती है इंडिया में। और ये जब इंडिया आती है तो आपको ये पता होगा कि इसे बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं अपने फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए। 1608 में आने के बाद भी इनका फैक्ट्री नहीं बन पाता है, और जब थॉमस रो का जो एक टीम जाता है, और थॉमस रो दीवानी या फरमान जिसे कहते हैं, फरमान जब ले लेते हैं, तो इनका एक फैक्ट्री स्टैब्लिश होता है सूरत में। सो इस तरीके से ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में कदम जमाए। लेकिन क्वेश्चन यहाँ है कि हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड यहाँ पर टोटल हिस्ट्री पढ़ने नहीं आए, हम यहाँ पढ़ेंगे कि ये पॉलिटिकल जो एक्ट्स हैं वो किस तरीके से आए, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का चैप्टर उसी से डील करता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब 1600 से ये कंपनी स्टार्ट हुई और चलते गई, तो बीच में एक ट्रेडर की तरह काम करते गई, और इंडिया में इसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर भी थे, जैसे कि पोर्तुगीज थे, डच थे, ठीक है। तो आपको ये पता होगा कि ये कंपनीज एक ट्रेडर की नीयत से आई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये इंडिया में रूल करना शुरू कर दी। होता क्या है ये आप जानिए। होता ये है कि 1757 में रॉबर्ट क्लाइव को पहली बार चांस मिलता है बंगाल का जो है गवर्नर बनने का। गवर्नर ऑफ बंगाल बनते हैं रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि आपको पता होगा कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद ये सिचुएशन ऐसा हुआ कि गवर्नर ऑफ बंगाल, उससे पहले एक प्रेसिडेंट हुआ करते थे, ठीक है। आपको ये पोस्ट के बारे में भी मैं एक बात बताऊं कि जब गवर्नर ऑफ बंगाल या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये सब तो आपको पता होगा, बट गवर्नर ऑफ बंगाल पहला पोस्ट है जो 1757 के बाद से बनता है, और पहले गवर्नर ऑफ बंगाल बनते हैं रॉबर्ट क्लाइव। मैं बोला गवर्नर ऑफ बंगाल, मैंने गवर्नर ऑफ बंगाल बोला, ठीक है, ये आप याद रखें। ये गवर्नर ऑफ बंगाल बनते हैं रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, ये आप जानिए। उसके बाद होता यह है कि 1757 से स्टार्ट होता है कंपनी रूल। कंपनी रूल करना स्टार्ट करती है डुअल गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। डुअल गवर्नमेंट रूल के साथ वो रूल करना यहाँ स्टार्ट करती है, लेकिन अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया कि कंसोलिडेट करे सारे पावर्स को। तो पहले मैं आपको याद दिलाता चलूं कि 1757 के बाद 1764 में एक वार होता है जिसका नाम है बैटल ऑफ बक्सर, और उसके बाद 1765 में शाह आलम II जो कि मुगल रूलर थे, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक दीवानी राइट प्रोवाइड किया। ये दीवानी राइट क्या था? ये 1765 में शाह आलम II gave दीवानी राइट ओवर revenue and civil affairs of Bihar, बंगाल एंड उड़ीसा टू ईस्ट इंडिया कंपनी। सो इसके बाद उन्हें दीवानी राइट मिल जाता है रेवेन्यू और सिविल अफेयर्स के लिए। इसी तरीके से अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो कंपनी है इसका कुछ पावर्स कंसोलिडेट होना स्टार्ट हुआ, और 1765 में इन्हें एग्जैक्टली द दीवानी राइट मिल गया और ये ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर देखिए होता यह है कि इसके साथ ही सब कुछ चलता है, लेकिन अब आता है कुछ एक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाती है, खास करके कि किस तरीके से कंपनी के राइट्स के ऊपर में वो अपना पावर लिमिट रख सके, और कुछ एक्ट्स बनाती है। सो इस चैप्टर में एग्जैक्टली हम उस एक्ट्स को पढ़ेंगे और उस एक्ट्स को समझेंगे। लेकिन मैं एक बात बता दूं, आपको पता होगा कि 1857 वॉर के बाद से जब 1858 आता है तो कंपनी का रूल जो है खत्म हो जाता है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल ले लेती है कंपनी से और डायरेक्टली रूल करना स्टार्ट करती है। सो 1858 में होता क्या है, ब्रिटिश क्राउन एज्यूम द डायरेक्ट कंट्रोल ओवर गवर्नेंस ऑफ इंडिया। ये आपको पता होगा कि ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली गवर्नेंस करना स्टार्ट कर देती है इंडिया में।
और इसके बाद तो आपको इतना पता है कि कब बना कंपनी, कब क्या हुआ, और उसके बाद तो यहाँ से तो अब रूल करना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया। लेकिन पॉइंट ये है कि हमने स्टार्ट किया ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये भी जानना होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कब हुई और क्यों हुई। ये होता ऐसा है कि आफ्टर 1858 उनका जो है रिकरेंस जो है, इनकम का रिकरेंस जो है बहुत बढ़ जाता है और कंपनी और रूल नहीं कर पाती है या कंपनी चल नहीं पाती है, और उनका तो मोनोपोली पहले से ही खत्म हो गया। मैं बताऊंगा कब कब क्या हुआ। तो इसके बाद क्या होता है, जब 1874 आए तो 1874 के टाइम में होता यह है कि कंपनी डिसॉल्व हो जाती है थ्रू रिजल्ट ऑफ ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडम्पशन एक्ट। किस एक्ट के थ्रू ये खत्म हो जाती है कंपनी? ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडम्पशन एक्ट के थ्रू ये कंपनी यहां पर खत्म हो जाती है। सो यहाँ पर आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मैंने अभी दिए, और अब हम पढ़ेंगे कंपनी रूल। पहले पढ़ेंगे कंपनी रूल और उसके अंदर जो एक्ट्स आते हैं पहले हम उनको खत्म करेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्राउन रूल के अंदर में कितने एक्ट है और किस तरीके से है, यानी टोटल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग खत्म करेंगे। और इसके बाद जब कंपनी रूल, क्राउन रूल सब खत्म होता है तो 1934 में एक कम्युनिस्ट जो सोच के एक आदमी हैं जिनका नाम है मानवेंद्र नाथ राय, एम एन रॉय जो कि रेडिकल थिंकिंग वाले थे। एम एन रॉय ने एक कॉन्सेप्ट दिया फॉर सिंपली किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन कंस्ट्रक्ट किया जाए। सो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज गिवन बाय एम एन रॉय। So M.N. Rao gave idea of constitution. So ये चैप्टर आकर के खत्म होगा टोटल कॉन्स्टिट्यूशन पर। तो ये आप समझ लें कि एक लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम का सारा एक्ट भी हम लोग पढ़ेंगे और किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना वो भी देख रहे हैं हम लोग। सो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो आराम से ले ले, मैं टाइम देता हूँ। तो अब हम डिस्कस करेंगे कंपनी रूल। सो कंपनी ने कितने साल तक रूल किया, ये आपको पता है कि कंपनी को सबसे पहले चांस मिलता है 1757 बैटल ऑफ प्लासी के बाद, और कंपनी का रूल खत्म होता है आफ्टर 1 मिलीनियम ईयर, 100 साल के बाद 1857 में कंपनी का रूल खत्म होता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस बीच में कितने एक्ट्स पास हुए और क्यों हुए वो जानना। सो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का सबसे पहला एक्ट जिसे हम जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के नाम से। सो इसमें डिस्कस करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 was the first act through which British government tried to control and regulate the affairs of ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। और ये पहला मौका है जब गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि वो कंपनी के अफेयर्स में अपने हाथ लगाए और उसे कंट्रोल करें। किस तरीके से? इसने सबसे पहले इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को रिकॉग्नाइज किया कि हाँ इसके क्या फंक्शंस हैं, पॉलिटिकल फंक्शंस क्या हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन क्या है, उनको रिकॉग्नाइज किया। और इसी के थ्रू सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का काम, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज किया जा सके इंडिया में, इसका काम स्टार्ट होता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू। इस एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, वही आपके एग्जाम में आते हैं और उसे आपको याद रखना है। सबसे पहला फीचर याद रखिए कि मैंने बोला कि 1757 में रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर ऑफ बंगाल बनते हैं और उन्हें गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया जाता है, और जैसे बंगाल एक प्रेसिडेंसी थी उसी तरह उसके गवर्नर ऑफ बंगाल उन्हें बनाया गया था। लेकिन इस एक्ट के थ्रू उसी गवर्नर ऑफ बंगाल के पोस्ट को थोड़ा और इम्प्रूव किया और उसको और अच्छा बनाने के लिए गवर्नर ऑफ बंगाल को अब चेंज कर दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पोस्ट में। तो आप पूछेंगे कि क्या इसके क्या बेनिफिट है, खाली नाम में जनरल आ गया, यही नहीं। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल
जो है, पहले मैं बता दूं कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वारेन हेस्टिंग थे। ये आपको पता होगा, ये बहुत जगह ये क्वेश्चन आता है। 1773 में उन्हें अपॉइंट किया गया था। और इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट का ये था कि इनको असिस्ट करने के लिए एक 4 मेंबर की कमिटी जो है इनको असिस्ट करती थी। ठीक है, 4 मेंबर का एक ग्रुप जो है इन्हें असिस्ट करता था, ये आपको याद रखना है। ठीक, इस पोस्ट के अंडर में, बंगाल के इस पोस्ट के अंदर में क्या किया गया कि बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे एंड मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी, इन दोनों को सबऑर्डिनेट बना दिया गया बंगाल के अंदर। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसका क्या है, वे आर मेड सबऑर्डिनेट टू बंगाल, वे आर मेड सबऑर्डिनेट टू बंगाल, बंगाल प्रेसिडेंसी के सबऑर्डिनेट में ये आ जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस एक्ट के थ्रू एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, थ्रू दिस एक्ट एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल बनाया गया। तो इसमें क्या है, इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल। ये इसका एस्टैब्लिशमेंट इसके थ्रू बोला गया कि होगा। इस कोर्ट के क्या थे, ये इसके एक चीफ जस्टिस होंगे, इसके एक सीजे फॉर चीफ जस्टिस, एक चीफ जस्टिस होंगे और 3 उसके अंडर काम करने वाले एडिशनल जजेस होंगे, 3 एडिशनल जजेस। ठीक है, यानी 3+1 के रेशियो में इस सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो कि आपका थर्ड पॉइंट है, इसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे नोट करते चलेंगे। ठीक है, इसे आप नोट करते चले। थर्ड पॉइंट जो है, क्या था कि कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे, जो जिन्होंने कंपनी को बनाया और उसके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उनको इस एक्ट के थ्रू ये कर दिया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू रिपोर्ट ऑन द मैटर्स ऑफ revenue, civil and military affairs. So made court of director responsible for revenue, civil and military affairs, RCM याद रखिए, revenue, civil and military affairs, इसके ऊपर में उन्हें अब रिपोर्ट करना था, ये बनाया। 1773 का ये एक्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इस एक्ट के थ्रू जो प्राइवेट ट्रेड किया जाता था उसे रोकथाम उसके ऊपर लगाई गई, यानी नो प्राइवेट ट्रेड, कोई प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते थे थ्रू दिस एक्ट, ये बोला गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। मैं अब चाहूंगा कि आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो इस पूरे पार्ट का ले लें। इसके बाद का एक्ट मैं इसके बाद बताऊंगा, तो आप इसके बाद वाला देखेंगे, लेकिन अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, तो मैं इसे इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उसे कंप्लीटली उसको ठीक करने के लिए एक बीच में 1781 में एक एक्ट पास किया गया था, जो रेगुलेटिंग एक्ट के लूप होल्स को ठीक करने के लिए पास किया गया। उस एक्ट का नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब पास हुआ, 1781 में। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा कोई फीचर नहीं है, बट याद रखिए कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में पास किया गया था। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट एक्ट आता है उस एक्ट का नाम है पिट्स इंडिया एक्ट,
पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ओके, पिट जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके नाम पे ये है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये एक्ट जो है, ये 1781 के एक्ट में जो भी प्रॉब्लम्स थे उसको रेक्टिफाई करने के लिए 1784 का ये एक्ट पास कराया गया, और ये एक्ट कुछ नए प्रोविजंस लेकर के आता है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कितने, इसके क्या फीचर्स थे पिट्स इंडिया एक्ट के, वो अमेंड किस तरीके से हुआ। बाय अमेंडिंग द एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, the Pitt's India Act 1784 was passed. Now we can see what are the main features of Pitt's India Act. So अब हम देखेंगे इसके फीचर्स। मैं बताता चलूं कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के थ्रू सबसे बड़ी बात यह हुई कि पहले कंपनी का जो अफेयर्स था वो डिवाइडेड नहीं था। ठीक है, कंपनी के कुछ अफेयर्स थे लाइक कमर्शियल अफेयर्स एंड पॉलिटिकल अफेयर्स, वो डिवाइडेड नहीं थे। थ्रू दिस एक्ट, सबसे पहले दिस एक्ट डिवाइडेड और डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन the commercial and political affairs of the company. This act distinguished between the commercial and political affairs of the company. और ये एक्ट बताता है कि किसको क्या काम करना है। तो आपको मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे उन्हें सारा रिपोर्ट करना पड़ता था, वही सब देखते थे। सो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का एक ऑलरेडी पोस्ट था, लेकिन थ्रू दिस एक्ट एक नया पोस्ट आया, एक न्यू बॉडी आई जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। सो यहाँ पर आपके पास हो गई दो बॉडी, एक हो गई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरी बॉडी हो गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये नई बॉडी आई और इस बॉडी को मेनली काम दिया गया पॉलिटिकल अफेयर्स देखने के लिए। सो यहां पर काम क्या था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था कि पॉलिटिकल अफेयर्स देखा जाए, पॉलिटिकल अफेयर्स ये देखने के लिए ये काम करेगी, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम था कि वो कमर्शियल अफेयर्स देखेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का पावर ये हो गया कि अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल कैन डायरेक्टली सुपरवाइज द ऑपरेशंस ऑफ सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स। नाउ बोर्ड ऑफ कंट्रोल कैन डायरेक्टली सुपरवाइज द civil and military affairs। ओके, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल को नया पावर दिया इस एक्ट ने। और इस एक्ट में सबसे बड़ी बात थी कि इस एक्ट में सबसे पहले ये टर्म यूज हुआ ब्रिटिश पोजेशन ऑफ इंडिया। सो इन दिस एक्ट फर्स्ट टाइम द टर्म वाज यूज्ड ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, या कंपनीज टेरिटरीज को बोला गया ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। सो द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, ये कहा गया, किसको कहा गया, टू कंपनी टेरिटरीज। कंपनी टेरिटरीज को कहा गया कि ये ब्रिटिश पोजीशन है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं कि इस एक्ट में सबसे पहली बार ये कहा गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कैन सुपरवाइज द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली कैन सुपरवाइज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। सो ये भी पहली बार हुआ कि
ब्रिटिश गवर्नमेंट गॉट सुपरविजन ऑफ कंपनीज रूल. ब्रिटिश गवर्नमेंट गॉट सुपरविजन ऑफ कंपनीज रूल. मतलब अभी टोटल नहीं बट कंपनी के ऊपर रूल कर सकती है थ्रू पिक्स इंडिया एक्ट. ये एक इंपॉर्टेंट बात है इस एक्ट की. ये भी एक स्टेप है जिससे आपको पता चलता है, ये आप याद रखिए, मैं स्क्रीनशॉट के लिए आपको टाइम दे रहा हूँ, आप आराम से इसको स्क्रीनशॉट कर ले कि ये भी एक एक्ट है कि डायरेक्टली यहाँ से जो डिफेक्ट है 1781 में उसको नेग्लेक्ट करते हुए नया एक एक्ट बनता है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को पावर देता है. ठीक है, अभी भी कंसोलिडेशन टोटल नहीं हुआ, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर अभी टोटल नहीं हुआ, लेकिन कुछ कुछ काम आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं और पहली बार ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया का नाम आ जाता है थ्रू दिस एक्ट. नेक्स्ट देखेंगे कि पिक्स इंडिया एक्ट के बाद कौन सा एक्ट है. पिक्स इंडिया एक्ट के बाद जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्ट आता है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1833. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1833. ये टोटल जो चार्टर एक्ट्स थे उनमें से एक एक्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1833. मैं इसके बाद आपको ये बताऊं कि इसके फीचर्स क्या हैं. ठीक है, चार्टर एक्ट्स के फीचर्स क्या हैं, तो हम लोग ये फीचर को थोड़ा इरेज कर लेते हैं. पहले मैं बता दूं कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से पहले एक चार्टर एक्ट ऑफ 1813 भी पास हुआ, वो हिस्ट्री का टॉपिक है. वहां हिस्ट्री में आता है कि थ्रू दैट एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कमर्शियल अफेयर्स ऑफ द कंपनी उसके ऊपर एक क्या बोले बैन लगा दिया कि वो टोटली उनका जो मोनोपोली था उस मोनोपोली राइट पे उनका हक अब नहीं रहा, सिर्फ टी ट्रेड पे उनका हक रहेगा. ये 1813 के चार्टर एक्ट के थ्रू था. लेकिन 1833 ये एक्चुअली हम लोग पोल साइंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें इंपॉर्टेंस है, इसलिए वहां से देखेंगे. तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इसका सबसे पहला फीचर यह है कि जो सेंट्रलाइजेशन का जो काम हो रहा था ऑल ओवर इंडिया की, मुझे एक जगह से सेंट्रलाइज वे में रूल करना है, तो ये समझिए लास्ट अटेम्प्ट है सेंट्रलाइजेशन का. क्योंकि थ्रू दिस एक्ट द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये जो पोस्ट था जिसको असिस्ट करने के लिए 4 लोग थे जिनका एक फिक्स टर्म ऑफ 5 इयर्स था, उस पोस्ट को अब बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है, थ्रू दिस एक्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. एंड थ्रू दिस एक्ट फर्स्ट टाइम लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनका जो है नाम आता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं थ्रू 1833 एक्ट के थ्रू. ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं. ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनने के साथ साथ इसका मतलब यह हो गया कि जो बाकी प्रेसिडेंसी के जो पावर थे वो टोटली अब सबऑर्डिनेट हो गए. अब कोई प्रेसिडेंसी रूल नहीं है, अब टोटली एक पावर है जो टोटली इंडिया को रूल करेगा एक ही जगह से. और इस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कुछ इंपॉर्टेंट पावर भी दिए गए, वो भी आपको पता होना चाहिए कि ये कुछ इंपॉर्टेंट पावर भी उनको मिलते हैं. ठीक है, उसको कुछ इंपॉर्टेंट पावर भी मिलते हैं थ्रू 1833 एक्ट. इनके पास पावर होता है सिविल और मिलिट्री पावर, सिविल एंड मिलिट्री पावर इनके पास होता है. ठीक है, इनको सिविल एंड मिलिट्री पावर्स दिए गए हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को थ्रू दिस 1833 एक्ट. इस एक्ट में जितने भी लॉज बनाए गए हैं, सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें जितने भी पहले बनाए जाते थे लॉज उनको बोलते थे लॉज, लेकिन इस एक्ट में जितने लॉज बनाए गए थे, लॉज मेड अंडर दिस एक्ट
इन लॉज के जितने भी बनाए जाते थे उनको बोला जाना स्टार्ट हुआ अब एक्ट, ठीक है, उनको अब बोला जाना स्टार्ट हुआ एक्ट। पहले सारे लॉज होते थे, अब बोला गया कि ये एक एक्ट है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इस एक्ट का एक अनमोल या बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि थ्रू दिस एक्ट एक ओपन कंपटीशन सिस्टम स्टार्ट किया गया। ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिविल सर्वेंट्स, कि सिविल सर्विसेज में ओपन कंपटीशन जो है हो सके वो स्टार्ट किया गया। यानी थ्रू दिस एक्ट इट अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन, attempted to introduce a system of open competition for civil servants, ठीक है। और इस एक्ट के थ्रू एक लॉ मेंबर जो एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई गई थी फॉर गवर्नर ऑफ बंगाल, मैंने बोला था 4 लोगों की, उसमें एक लॉ मेंबर ऐड किए गए। फर्स्ट टाइम एक लॉ मेंबर उस बॉडी के अंदर, एग्जीक्यूटिव बॉडी जो था उस एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर एक लॉ मेंबर ऐड किया गया। फर्स्ट टाइम लॉ मेंबर was added to executive body of गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव बॉडी में एक लॉ मेंबर को ऐड किया गया। और जो पहले लॉ मेंबर ऐड हुए थे उनका नाम था लॉर्ड मैकाउले, ठीक है। लॉर्ड मैकाउले वो पहले मेंबर थे जिनको ऐड किया गया थ्रू दिस एक्ट। सो ये इंपॉर्टेंट फीचर है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का, ठीक है। इसके बाद से जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज ये हो गया कि अब तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया, कंपनी ही रूल कर रही है। लेकिन कंपनी का अब काम क्या हुआ, थ्रू दिस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 उसका जो कमर्शियल पावर था वो टोटली खत्म हो जाता है और कंपनी अब पहले जो कमर्शियल काम करती थी अब एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन जाती है। यानी यहाँ से कंपनी जो कि एक कमर्शियल बॉडी थी एक टोटली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन जाती है, कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन जाती है, ठीक है। ये आपको समझ के रखना है कि कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो जाती है थ्रू चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 उसके भी कुछ प्रोविजंस देखेंगे। पहले आप इस टोटल को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 देखेंगे अब हम लोग। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 मैंने ऐड कर दिया, याद रखें आप। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ये अभी तक कंपनी का सबसे लास्ट प्रोविजन है। कंपनी 1858 के बाद से अपना काम खत्म करती है और ब्रिटिश पोजीशन हो जाता है। लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इसका लास्ट है और इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं वो अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ। आपको पता है कि अब एक पोस्ट है जिसका नाम है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और या फिर टोटल कंपनी को काउंट अगर आप करिएगा तो पता चलता है कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी है। यानी इसके पास अब एडमिनिस्ट्रेशन करना है, टोटल इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ होता क्या है कि उसके पावर्स अभी भी एक हैं। थ्रू दिस एक्ट या ये एक्ट सबसे पहले गवर्नर जनरल के जो काम है उसको डिवाइड करती है। यानी इट सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यानी ये सबसे पहले एक सेपरेट पावर बताती है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर क्या है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की। तो मैं उसे बता देता हूं, गवर्नर जनरल के उस काउंसिल के सेपरेटेड
the legislative and executive function of गवर्नर जनरल्स काउंसिल। उस जो काउंसिल था उसके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को बता रही है। लेकिन पहले तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन के लिए उसके पास ऑलरेडी एक काउंसिल है, छोटा सा, आपको पता है, ठीक है, जिसमें 6 लोग हैं ऑलरेडी। तो अब ये नई एक लेजिस्लेटिव बॉडी बनाती है जो काम करेगी लेजिस्लेटिव एक्शंस के लिए। सो नया 6 लोग, 6 न्यू मेंबर्स वेर एडेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ओके, ऑफ द काउंसिलर्स। यहां से होता क्या है, कुछ लोकल रिप्रेजेंटेशन होता है। 6 न्यू मेंबर्स वेर एडेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ काउंसिलर्स। ठीक है, और इसको बोला जाता था मिनी पार्लियामेंट। इसी को बोला जाता था मिनी पार्लियामेंट, क्योंकि ये लेजिस्लेटिव काम करती थी इसलिए इसे मिनी पार्लियामेंट भी बोला जाता था। ये जो 6 लोग आते थे, इनमें से जो 4 लोग होंगे वो लोकल रिप्रेजेंटेटिव होंगे। लोकल रिप्रेजेंटेटिव इन द सेंस कि उन्हें लोकल प्रेसिडेंसी से लिया जाएगा। किस किस लोकल प्रेसिडेंसी से लिया जाएगा? आउट ऑफ 6 4 were nominated from, मैं शॉर्ट बताता हूं, मैड्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा प्रेसिडेंसी से इन 4 लोगों को नॉमिनेट करना है। ठीक है, ये इसका रूल था। इन 4 लोगों को कहां से नॉमिनेट करना है? मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा से नॉमिनेट करना है। इस 1853 के एक्ट के थ्रू ये जो काउंसिल बनता है, इसको एक स्पेशल नाम भी दिया जाता है। इसको बोला जाता है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या नाम दिया गया है इसको? इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। उम्मीद करता हूं सब समझा पा रहा हूं, आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, इस काउंसिल को बोला जाता है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। थ्रू दिस एक्ट जो ओपन कंपटीशन 1833 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, पर्टिकुलर लोगों के लिए, अब क्या है, इट वॉज मेड ओपन टू ऑल। ठीक है, इट वॉज मेड ओपन टू ऑल, यानी इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है, इंट्रोड्यूस्ड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ओपन टू ऑल। यही टर्म आता है एग्जाम में भी, याद रखिएगा। इट वॉज मेड ओपन फॉर ऑल, सबको, सबके लिए खोल दिया गया। ये इसका एक प्रोविजन है, ये आपको याद रखना है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप, मैं टाइम देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लें। ये होता है 1853 का एक्ट, जहाँ पर सारे प्रोविजंस जो है अभी बनाया जा रहा है, जो कंपनीज रूल है। ठीक है, ये कंपनीज रूल है, अभी भी कंपनी का रूल खत्म नहीं हुआ। लेकिन होता क्या है, 1857 में द ग्रेट रिवोल्ट होता है, और उस रिवोल्ट के बाद कंपनी इंडिया में सही से चीज़ें संभाल नहीं पाती है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता है कि अब वो टाइम है जहाँ पर अब ब्रिटिश को एक्शन लेना चाहिए, और ब्रिटिश अब आगे आए और टोटल ऑथोरिटी बाई द ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पास ले ले। तो अब वो समय आ गया कि वो लोग ले लेंगे। तो अभी यहाँ पर ये लास्ट एक्ट था जिसके बाद वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। मैं यहाँ पर एक बात आपको ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ओपन टू ऑल बनाया गया था, इसके लिए एक स्पेशल कमिटी बनाई गई थी, जिस कमिटी का नाम था मैकाउले कमिटी।
जिस मैकाउले कमेटी ने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऊपर में कमेटी ऑन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन बनाया गया था, उसने ये प्रोविजन दिया था कि आप सबके लिए ओपन करें मैकाउले कमेटी ऑन सिविल सर्विसेज। और ये कमेटी कब गठित हुई थी? 1854 में, और इसके थ्रू ये सारा ओपन कर दिया गया। तो ये प्रोविजंस और इम्पोर्टेंट पॉइंट थे एक एक एक्ट्स के, जो हमारे पॉलिटिकली, जो हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं उसमें काम आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि किस तरीके से क्राउन रूल हुआ। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज गिव अ लाइक इफ यू like this video and please subscribe our channel.